टाइम देख, घर में खाना नहीं बना है अब तक और मेहमान आने वाले। बस इतनी सी बात है। फूडी जोन है ना। And it's that simple. अब सिर्फ 4 क्लिक्स पर आप किसी भी रेस्टोरेंट से लजीज खाना मंगा सकते हैं, जैसे कि लाल किला, हवेली और कई रेस्टोरेंट। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा फूडी जोन ऐप। इस ऐप में ऑर्डर लाइव जीपीएस ट्रैकिंग के साथ होगा और सीओडी के अलावा पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। फूडी जोन ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। विदेशी तबलीगी जमातियों पर दायर मामले विद्वेषपूर्ण, मुंबई उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, दायर की गई एफआईआर खारिज करने के दिए आदेश। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे ही 23 मार्च को कोरोना महामारी के चलते देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद कोरोना और तबलीग जमात मरकज ऐसा संबंध साफ तौर पर जोड़ दिया गया। यह संबंध जोड़ने में सरकार की कितनी अपनी अहम भूमिका है, खास करके केंद्र सरकार की, इसका जीता जागता सबूत है 21 अगस्त को मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने जो एक फैसला सुनाया है, उसका अगर आप विवेचन करेंगे, उसको आप बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक अक्षर, एक एक उसका पैराग्राफ, तो आपको समझ में आएगा कि इस कार्रवाई को खुद मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने क्यों विद्वेषपूर्ण कहा, मैलिस क्यों कहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के तबलीग जमात के मरकज से उठा ये बवंडर पूरे भारत में फैला, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो। तबलीग जमात के लोगों को कोरोना फैलाने वाला सबसे बड़ा और आतंकी से भी बड़ा गुनहगार ठहराने का काम शुरू किया गया। इसके लिए भी इस तरह का जो दुष्प्रचार था, इस तरह का जो पूरा एक पिक्चर बनाने का, सीन क्रिएट करने का जो मामला था, वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया। ये भी मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद बेंच ने अपने फैसले में कहा। 58 पेज का ये फैसला है। बड़ी बारीकी से एक एक कागज को खंगालते हुए, एक एक बात को पूरी तरीके से तह में जाते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच ने यह अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाने वाले जजेस हैं, जज हैं टीवी नलावड़े और एमजी सेवलीकर। टीवी नलावड़े और एमजी सेवलीकर के इस बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इनके सामने 3 मामले आए थे, जिसमें कुल 28 से 29 विदेशी तबलीग जमाती जो विदेशों से भारत आए थे, ये दिल्ली मरकज होते हुए अहमदनगर पहुंचे थे और अहमदनगर के 3 अलग अलग विभिन्न पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ मामले दायर किए गए थे। आपको बता दें, इनमें सबसे पहला मामला दर्ज हुआ था अहमदनगर के जामखेड़ पुलिस स्टेशन में, जिसमें कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें एक ईरानी व्यक्ति था, 3 तंजानिया के व्यक्ति थे, 6 आइवरी कोस्ट के व्यक्ति थे। यानी ये जो 9 लोग हैं, ये 9 विदेशी थे, आइवरी कोस्ट, तंजानिया और ईरान, और एक इनके साथ भारतीय था। तो इस एफआईआर में 10 की तादाद थी। उसके बाद नेवासा पुलिस स्टेशन, ये भी अहमदनगर में आता है, यहां पर दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें 9 विदेशी जमातियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 5 जिबूती करके मुल्क है, वहां के हैं, 3 आइबेरियन कंट्री है, वहां के हैं, एक बेनिन कंट्री का है, एक घाना का है और 2 डिकोटा डिवायर का है। ऐसे ये 9 विदेशी तबलीग जमाती इसमें थे। इसके बाद तीसरा मामला दर्ज किया गया था अहमदनगर कैंप पुलिस स्टेशन में। ये तीनों पुलिस स्टेशन हम फिर एक बार बता दें, अहमदनगर में ही आते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद बेंच की नलावड़े और सेवलीकर जजेस की इस बेंच ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि पहले तो महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने या अहमदनगर पुलिस ने इन विदेशी जमातियों को मस्जिदों में ठहराने वाले ट्रस्टियों के खिलाफ मामले दायर, तब तक इन विदेशी जमातियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। जब एक के बाद एक दिल्ली के मरकज मामले के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के नए नए आदेश, नए नए सर्कुलर, नए नए नोटिफिकेशन, पुराने पासपोर्ट कानून के आधार पर, पुराने विदेशी नागरिक के आवागमन के कानून के आधार पर जैसे निकलने शुरू हुए, उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस, अहमदनगर पुलिस, इन्होंने इस पर कार्रवाई की और ये तमाम 28 से 29 विदेशी
जमाती जो थे, नागरिक थे, इनके खिलाफ मामले दायर किए। सबसे पहले यहां उच्च न्यायालय की इस बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस ने यह कार्रवाई करने के दौरान, एफआईआर दर्ज करने के दौरान, इसकी जांच पूरी कर चार्जशीट फाइल करने के दौरान कहीं पर भी उन्हें सीआरपीसी द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, कानूनन जो एक पूरा उन्हें ताकत जो दी गई है, उसका उन्होंने कहीं भी इस्तेमाल नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के आए हुए आदेश है, निर्देश है, उसका पालन करना है, चाहे वो पालन करने के लायक मामला हो या न हो, लेकिन हमें करना है, केंद्र सरकार को खुश रखना। इस तरीके का अभिप्रेत जो है वो ऑब्जर्वेशन से निकलता है और वो वैसा काम किया गया। अब हम आपको यहां बता दें, सबसे पहले इस 58 पेज के इस जजमेंट में मुंबई उच्च न्यायालय के ये जो दो जजेस हैं, टीवी नलावड़े, एमजी सेवलीकर, इनके सामने इन तमाम मस्जिदों के ट्रस्टीज और 28 से 29 विदेशी जमाती, इनके लिए दो वकीलों ने पैरवी की, जिनके नाम है शेख मजहर जागीरदार और शेख अब्दुल ताहिर। ये वो दो वकील हैं जिन्होंने इन 28 से 29 विदेशी जमातियों के लिए वहां पर पैरवी की और इन एफआईआर को रद्द करने के लिए उन्होंने पूरी बहस की। सरकार की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी एमएम नेर्लीकर थे। अब हम थोड़े से में आपको बता दें कि ये 58 पेज का जो जजमेंट है, उसमें पैराग्राफ नंबर 22, पैराग्राफ नंबर 23, पैराग्राफ नंबर 24, पैराग्राफ नंबर 27, पैराग्राफ नंबर 29, 31, 33, 34, 35, 51 और 52 बेहद महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पर हम आपको इन पैराग्राफ की कुछ लाइंस बताएंगे कि क्या ऑब्जर्वेशंस है मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद बेंच के इन दोनों जजेस का। इस पैरा नंबर 22 में इन तीनों एफआईआर सरकार का जो है टाइम टू टाइम निकाले गए सर्कुलर, इन सब का जिक्र करते हुए इस बेंच ने कहा है कि तबलीग जमात क्या है। तो तबलीग जमात कोई अलग एक मुसलमानों का धड़ा या तबका नहीं है, ये मुसलमानों को रिफॉर्म करने वाली एक जमात है। मुसलमानों को फिर से जो है वो अपने धार्मिक जिंदगी में उस प्रवाह में लाने वाली, प्रक्रिया करने वाली, अमल उस पर करने वाली एक जमात है, जिसका आगाज मौलाना मोहम्मद इलियास ने 1927 में किया था। इस इतिहास को लेते हुए पूरे इस फैसले की विवेचना इन दोनों जज महाशयों ने की है। इन तीनों एफआईआर के संबंध में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अहमदनगर के, उन्होंने जो एफिडेविट दायर किया है, चार्जशीट में जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स है, सबको एकदम बारीकी से उसका अध्ययन कर कोर्ट ने कहा है कि विटनेसेस के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी बयान है, वो स्टीरियोटाइप है, वर्ड टू वर्ड, पैरा टू पैरा, पेज टू पेज, यानी कि कॉपी पेस्ट करने का काम किया गया। अलग से कोई एक निष्पक्ष छानबीन या जांच जिसे कहा जाता है वो नहीं हुई है। जमात के इन तमाम चीजों पर रोशनी डालते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की इस बेंच ने पैरा नंबर 22, 23 और 24 पर इसकी पूरी विवेचना की है। धर्म की स्वतंत्रता क्या है, इस पर भी अपना भाष्य किया है। 24 में, पैरा नंबर 24 में इस बेंच ने साफ कहा, इन व्यू ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल्स 25 and 21, when visa is granted to foreigners, such foreigners cannot be prevented from visiting masjids if they go there to observe religious practices or to offer only namaz. This court is referring the order issued by the competent authority under the aforesaid special enactment subsequently. For the present purpose, this court is observing that there is nothing on the record to show that the Indians were prevented from accommodating persons in the masjid or from supplying meals to the persons including the foreigners. The statements of the witnesses recorded by police are stereotyped and it can be said that word to word, line to line and para to para of the statements are copied. ये साफ कर दिया है कि किस तरीके से भारतीय संविधान की धारा 25 और धारा यानी अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 21, इसने क्या आपको एक संवैधानिक अधिकार दिया है किसी भी मजहब के हिसाब से। अब हम बहुत महत्वपूर्ण पैरा है इस जजमेंट का, पैरा नंबर 27, उस पर बात करने जा रहे हैं। इस पैरा नंबर 27 पर इन दोनों जजेस ने साफ तौर पर कहा है, there was a big propaganda in print media and electronic media against the foreigners who had come to Markaz Delhi and attempt
was made to create a picture that these foreigners were responsible for spreading COVID-19 virus in India. There was virtually persecution against these foreigners. A political government tries to find the scapegoat when there is a pandemic or calamity, and the circumstances show that there is a probability that these foreigners were chosen to make them scapegoats. The aforesaid circumstances and the latest figures of infection in India show that such action against present petitioners should not have been taken. It is now high time for the concerned to repent about this action taken against the foreigners and to take some positive steps to repair the damage done by such action. यानी कि जब फरवरी के माह में आए हुए विदेशी जमाती, मार्च के पहले सप्ताह में आए हुए विदेशी जमाती कैसे भारत में कोरोना फैलाने के जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, अपने आप में इस बेंच ने और हाई कोर्ट ने यह सवाल खड़ा किया है। तो अब साफ सुथरी बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, खुद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में उस चीज को क्लियर भी किया है। अब हम बात करेंगे पैरा नंबर 29 की। 29 में पूरी भारतीय संस्कृति का उदाहरण देते हुए अतिथि देवो भव, ये भारत की संस्कृति है। मेहमान हमारे लिए फरिश्ता होता है, मेहमान हमारे लिए फरिश्ता होता है। और भारत में अगर कोई मेहमान आया है, चाहे वो मंदिर में रुका हो, चाहे गिरजाघर में रुका हो, चाहे वो मस्जिद में रुका हो, वो भूखा कैसे रह जाए। पैंडेमिक के इस दौर में, महामारी के इस दौर में, जब होटल रेस्टोरेंट सब सरकारी आदेशानुसार बंद है, रास्ते पर जीने वाले को खाना नहीं है, तो कई सारे एनजीओ खाना बना करके खिला रहे हैं, कई सारे संगठन जो है उस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इन विदेशियों ने अगर किसी मस्जिद में शरण ली और उन्हें वहां पर खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया, तो वो अपराध कैसे हुआ, यह सवाल खुद कोर्ट ने खड़ा किया है। यह पैरा नंबर 29 है, अतिथि देवो भव का जिक्र जहां पर उच्च न्यायालय की इस बेंच ने किया है। पैरा नंबर 31 में इस बेंच ने साफ कहा, जब सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, तो उस वक्त उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और सभी धर्मों के लिए अमेरिका में उन्होंने जो व्यवस्था जो देखी थी, उसे देखते हुए वो अमेरिका से प्रभावित हुए थे और उन्होंने उसके लिए अमेरिका को बधाई दी थी। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देते हुए आगे ये बेंच कहती है, ही बिलीव दैट ऑल रिलीजन्स आर ट्रू while interpreting the provisions of constitution we always keep in mind the history constitutionalism in our constitution we have used word fraternity and it can be said that this concept has background of our past concessions with the entire world and the philosophy of great person like Swami Vivekananda. We look towards America as ideal democracy due to things like aforesaid approach of America. Allowing parliament of religions in that country, we have borrowed many principles and parts of American Constitution, which include preamble, fundamental rights, independence of judiciary, either else. All these things need to be kept in mind not only by the courts but also the executive before taking such action. पैरा नंबर 33 में इस बेंच ने स्पष्ट किया है, धर्म, मजहब, रिलीजन जो उसके मानने वाले हैं वो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस केस में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है वो पूरी तरह से लागू होता है। वहीं आर्टिकल 25 का भी अगर हम विवेचन करें तो अगर हम फॉरेनर्स को वीजा दे रहे हैं तो प्रशासन जो है वो आपको रोक नहीं सकती है मस्जिद में जाने से या मरकज जैसी जगह पर भी जाने से। मस्जिद में रुकने से भी आपको रोका नहीं जा सकता। धारा 21 अनुच्छेद 21 और 25 भारतीय संविधान। इसके पीछे मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद बेंच की इस पूरी जजमेंट कॉपी में उन्हें विद्वेषपूर्ण माहौल इसके पीछे लगा, उद्देश्य लगा, जिसका उन्होंने पैरा 34 में खुलासा किया है। द क्वेश्चन अराइज to what must have tempted the authority to issue such directions against the foreigners like the petitioners. The record of this matter and the submissions made show that action of central government was taken mainly against Muslim persons who had come to Markaz Delhi for Tabligh Jamaat. Similar action was not taken against other foreigners belonging to other religions.
Due to these circumstances, the background of the action and what is achieved needs to be considered by the court. तो ऐसा करने की क्या वजह है कि इस तरह के सरकार ने आदेश जारी किए, वो भी सिर्फ मुस्लिम फॉरेनर्स जो आए हैं, विदेशी मुस्लिम जमाती जो आए उन्हीं के खिलाफ, दूसरे धर्म के आए हुए विदेशी लोगों के खिलाफ इस तरह के कोई आदेश जारी नहीं किए गए। तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? तो वो पृष्ठभूमि पर उन्होंने पैरा 35 पर जो है रोशनी डाली है और उसमें उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीए का उदाहरण दिया। दिल्ली और भारत के कई राज्यों में इसका विरोध हुआ और विरोध करने में सबसे ज्यादा आगे मुस्लिम्स थे। तो मुस्लिम्स को यह दिखाना था कि हम आपको किसी भी तरह से कैसे भी, कानून हमारे पास है, पावर हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है, हम आपको सबक सिखा सकते हैं। यह पूरा विवेचन, यह पूरा खुलासा जो है विद्वेषपूर्ण क्यों है उसका पैरा नंबर 35 में आपको पढ़ने मिलेगा, सुनने मिलेगा। There were protests by taking processions, holding dharna at many places in India at least from prior to January 2020. Most of the persons participate in protest were Muslims. It is their contention that Citizenship Amendment Act 2019 is discriminatory against the Muslims. They believe that Indian citizenship will not be granted to Muslim refugees and migrants. They were protesting against national registration of citizenship, NRC. There were protests on large scale not only in Delhi but in the most of the states in India. It can be said that due to the present action taken, fear was created in the minds of those Muslims. These action indirectly gave warning to Indian Muslims that action in any form and for anything can be taken against Muslims. It was indicated that even for keeping contact with Muslims of other countries, action will be taken against them. Thus, there is a smell of malice to the action taken against these foreigners and Muslims for their alleged activities. The circumstances like malice is important consideration when relief is claim of quashing of FIR and the case itself. अब इस फैसले की जो आखिरी दो कड़ियां हैं, पैरा नंबर 51 और पैरा नंबर 52 यानी 51, 52, इस पर हम बात करते हुए इस खबर का अंत करेंगे। पैरा नंबर 51 में हाई कोर्ट जो है उसकी ये बेंच कह रही है, द अफोरसेड मटेरियल एंड डिस्कशन ऑफ लॉ शोज दैट महाराष्ट्र पुलिस एक्टेड मैकेनिकली. It appears that the state government acted under political compulsion and police also did not dare to exercise powers given to them under provision of procedural law like CRPC and substantive laws. The record shows that there was non-application of mind by police and that is why even when no record was available to make out prima facie case, charge sheet are filed by police. यानी कि prima facie evidence भी नहीं है, तब भी चार्जशीट बना करके फाइल की गई है. द गवर्नमेंट कैनॉट गिव डिफरेंट ट्रीटमेंट टू सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. आर्टिकल 14 of the Constitution of India shows that there needs to be law as mentioned in this article and for some object the classification can be made which needs to be reasonable. Such law can be subjected to the test of constitutional validity. The contents of the law can also be sufficient to rebut the presumption of reasonableness for the classification and the rebuttal of presumption of reasonableness is possible after consideration of even extraneous material. Further, whether such discrimination can be made without making such classification under law, whether such administrative or executive instruction can be issued will be questioned. But this court is not going into that question. For the limited purpose, this court is holding that the police action is based on such instructions probably of the executive and apparently there is a discrimination as mentioned above. On this ground also, the malice is inferable and the cases need to be quashed. आखिर में कानून का कैसे भंग किया गया, यानी कि कानून को तोड़ना मरोड़ना अक्सर हम बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं, तो उसी को अपने शब्दों में इन
विदेशी जमातियों के इन 3 केसेस के मामलात में, जिसमें हम आपको बता दें भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 290, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 की धारा 37, उसकी उपधारा 1, उपधारा 3, धारा 135 और कोविड 2020 महाराष्ट्र का जो एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट है, ऐसे कई सारे एक्ट के तहत ये मामला इनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। अब 52 में आखिरी में कोर्ट क्या कह रहा है अपना ऑर्डर करने से पहले, इन व्यू ऑफ द डिस्कशन मेड बाय दिस कोर्ट होल्ड्स दैट इट विल बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ इफ द पिटिशनर्स आर डायरेक्टेड टू फेस द ट्रायल इन अफोरसेड केसेस इन द रिजल्ट। अगर इसी तरह से जैसे कार्रवाई हुई है उसी तरीके से इन पिटिशनर्स को, इन याचिकाकर्ताओं को अगर ट्रायल फेस करना पड़ी, अगर मुकदमे का सामना करना पड़ा, तो ये कानून का जो है वस्त्रहरण माना जाएगा, ये कानून का मजाक माना जाएगा। इसलिए हम इसको क्वैश करने का ऑर्डर देते हैं, इन तीनों एफआईआर को खारिज करने का ऑर्डर देते हैं। हम अपने तमाम व्यूवर्स को एक सूचना दे रहे हैं, विदेशी तबलीगी जमातियों का, मरकज का, कोरोना का जो संबंध जोड़ करके एक भारत में, हमारे देश में, समाज में विद्वेषपूर्ण माहौल, वातावरण तैयार करने की जो कोशिश की गई, आखिरकार न्याय देवता ने, इंसाफ के मंदिर ने उसका खुलासा कर दिया। 58 पेज का ये जजमेंट, इसकी पीडीएफ कॉपी हम अपनी इस खबर के साथ आपके लिए जोड़ रहे हैं। जो कोई भी इसको पढ़ना चाहेगा वो डाउनलोड करे, पढ़े और देखे कि सीए, एनपीआर, एनआरसी, तो सीए और एनआरसी की अगर हम बात कर रहे हैं, खास करके सीए की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों लोग कहते थे, क्यों बुद्धिजीवी कहते थे, क्यों विरोध करने वाले कहते थे कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। कहीं ना कहीं इस बेंच ने भी वो कहा है। तो कैसे रहा विदेशी जमातियों का ये अहमदनगर में हुआ मामला जो पूरे देश में दिल्ली के मरकज की तरफ गूंजा था, उसकी पूरी जानकारी आज हमने आप तक पहुंचाई है।